हरदोई जो आपका आगमन हुआ है, सिर्फ सांत्वना देने गए थे राज्यपाल कश्यप जी को या और भी कोई उद्देश्य था आपका? देखिए, राज्यपाल कश्यप जी के पिताजी जो है हम लोगों के पुराने साथियों में शुमार रहे हैं और विभिन्न आंदोलनों में उनका जो है कि अच्छा सहयोग मिलता रहा। एक तो कारण था कि जो पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य राज्यपाल कश्यप जी के पिताजी के देहावसान के बाद हम लोग उनके परिवार को के बीच में जाकर के उछार करने और शोक संवेदना व्यक्त करने का काम था। और दूसरा कि कल जो है 31 अगस्त को राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति दिवस के अवसर पर हम लोग पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर जो है निषाद कश्यप समुदाय की समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है। हमारे साथ जो है कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी और उत्तर प्रदेश इकाई के जो है प्रदेश महासचिव जेपी निषाद जी और पवन कश्यप जी जो हैं, जो मनोज कश्यप जी के भाई या संजय कश्यप जी के भाई, वो उनको भी प्रदेश कमेटी में महासचिव के पद पर रखा गया है। तो इनसे भी मिलना था कि कल जो है कि हरदोई जिला के तरफ से जो है आपको जिलाधिकारी को, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन देना है। हम लोगों की ये मांग है कि जैसे चमार जाति है और उसकी 24 उपजातियों को जाटव, जाटवी, अहिरवार, दबकर, मोची, कुरीर, रैगर आदि धर्मी, रमदसिया, शिवदसिया, रैदासी, नीम, पिपैल, करदम, दोहरा, दोहरे, जयसवार, अहिरवार, शंखवार, कुरील को, मोची को, दबकर को, सतनामी और कबीरपंथी को अगर चमार और जाटव के नाम से निर्बाध रूप से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो मझवार की पर्यायवाची माझी, मल्लाह, केवट, बिंद, राजगौड़ और मुजाबिर को, गोड़ की पर्यायवाची गुड़िया, धुरिया, कहार, रायकवार, बाथम एवं तुरहा की पर्यायवाची धीमर, धीवर, तुरहा, तुराहा को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने और जो हमारे जल से जुड़े हुए परंपरागत पेशे रहे हैं जैसे मत्स्य पालन का पट्टा हमारे मत्स्यजीवी सहकारी समितियों या निषाद कश्यप समुदाय की मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार जाति को ही मिलता रहा है। लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक तौर पर नीलामी के माध्यम से हमारे समाज के परंपरागत अधिकार को छीना जा रहा है और ये टेंडरिंग की व्यवस्था करके योगी सरकार ने हमारे बालू मरन खनन के धंधे को चौपट करने का और बालू माफियाओं, मत्स्य माफियाओं के हाथों नीलाम करके हमारे समाज की रोजी रोटी छीनने का, उन्हें जो है भुखमरी और बदहाली की स्थिति में पहुंचाने का षड्यंत्र किया है। और हमारी वीआईपी पार्टी जो है जिस समाज को बेस बना करके उत्तर प्रदेश में चल रही है तो उस समाज की समस्याओं को जो है कि विशेष गंभीरता से लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। और 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों पर जो है कि हम लोग मझवार, तुरैया, गोंड को परिभाषित करने और मत्स्य पालन और बालू मरन खनन को पट्टा प्रणाली को लागू करते हुए 1994-95 के शासनादेश को बहाल करते हुए हमारे परंपरागत अधिकारियों को बहाली की मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। और जैसे फूलन देवी का आपका मेन एजेंडा है, तो क्योंकि फूलन देवी को तो बहुत से लोग कहते हैं, कुछ और भी नाम से बुलाते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? मतलब कि आप उनके एजेंडे को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो जो किया शायद सही किया होगा लेकिन लोगों के नज़रों में तो गलत था या कानून की नज़र में भी गलत था। देखिए, आए दिन हम लोग खबर देखते और पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में कि स्कूल जाते समय, खेत खलिहान में जाते समय किसी बहन बेटी के साथ जो है कि कुछ सिरफिरे लड़के जो है बदतमीजी करते हैं, उनकी आबरू लूटने का काम करते हैं और वह हमारी बहन बेटी जो है छिड़खानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, सदमे में आती है और वह कहीं पंखा में लटक कर, कहीं पेड़ में लटक कर, कहीं आग लगा कर के वह जल के मर जाती है। वीरांगना बहन फूलन देवी के साथ जो हादसा हुआ, एक सामान्य परिवार में, गरीब गुरबा किसान परिवार में पैदा थी और उनको जो है कि सामंती व्यवस्था के पोषकों ने, सामंती जाति के लोगों ने उन्हें बेहमई गांव में बंद करके 22 दिनों तक उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया। यही नहीं, उन्हें नंगा करके कुएं से पानी खिंचवाने का काम किया। और वीरांगना बहन फूलन देवी ने गांधी जी के उपदेशों को और गीता के उपदेश को का पालन करते हुए, गीता में कहा गया है कि जो पाप करता है वो पापी होता है लेकिन पाप सहने वाला महापापी होता है। यानी अत्याचार अगर किसी के ऊपर हो तो उसका प्रतिकार होना चाहिए, अन्यथा अत्याचारी का, आतताई का मनोबल और बढ़ता है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई हमारी बहन बेटी के ऊपर बुरी निगाह दौड़ाए, बुरी निगाह से देखे तो उसके पेट में छुरा भोग देना चाहिए। वीरांगना बहन फूलन देवी के साथ जो है सामंती लोगों ने उनकी आबरू लूटने का काम किया, उन्हें मजबूर किया बिहड़ों में जाने के लिए। और फूलन देवी जी ने उन्हीं
दरिंदों को, आतताइयों को, सामंतों को रास्ते से हटाने का काम किया। किसी साधारण व्यक्ति को मारने का काम नहीं किया जिन्होंने उनकी आबरू से खिलवाड़ किया था। और 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में उसी कुआं पर बुला करके जहां पर उन्हें नंगा करके पानी भरवाया जाता था, वहीं पर उन्हें रास्ते से हटाने का काम किया। एक बड़े हिंदू धर्म की व्यवस्था में दुर्गा की पूजा घर घर में होती है। नवरात्रा में दुर्गा का पंडाल लगता है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और दुर्गा का यही चरित्र रहा है या उनका कार्य रहा है कि उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को, चाहे यादव हो, चाहे कश्यप हो, चाहे निषाद हो, ये तो हरदोई जिला का शुद्ध नाम हरिद्रोही है। और हिरणा कश्यप जी और हिरण्याक्ष जी हमारे समाज के थे और वह विष्णु को नहीं मानते थे, क्योंकि विष्णु आर्य परंपरा को मानने वाले थे। और हिरण्यकश्यप जी जो है यहाँ के भारत के मूल निवासियों के नायक थे और उनके साथ भी छल कपट करके जो है राजा बाली उन्हीं की पीढ़ी में पैदा हुए और 3 पग भूमि मांगने के नाम पर जो है राजा बलि के साथ छल कपट करके उनका राजपाट भी छीनने का काम किया गया, उनकी हत्या भी किया गया। तो ये सदियों सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग का अगर देखा जाए तो हमारे समाज के महापुरुषों के साथ जो है किसी न किसी प्रकार से जो है कि उनको रास्ते से हटाने का काम किया गया, छल कपट करके उनका राजपाट छीनने का काम किया गया। फूलन देवी जी महानायिका हैं और विश्व के पटल पर उन्हें चौथी जो है क्रांतिकारी और देश की पहली क्रांतिकारी महिला खिताब मिला। ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनकी चौथी क्रांतिकारी महिला के रूप में उनका नाम दर्ज है। और वीआईपी पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार के पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सनाफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने उनके शहादत दिवस पर 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 18 मंडल के 18 स्थानों पर 18-18 फुट की प्रतिमा लगवाने के लिए वांछित स्थानों पर भेज दिए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, उनकी धड़कनें इतनी तेज हो गई, उनकी जो है छल कपट, झूठ फरेब और नफरत की राजनीति की दुकान बंद होती दिखाई दे रही थी। उन्होंने भारी पुलिस पीएससी बल लगा करके फूलन देवी की प्रतिमाओं को जब्त कराने का, थाने में रखने का काम किया। और जो लोग मूर्ति स्थापना के प्रभारी बनाए गए थे, संयोजक बनाए थे, उन पर कठोर आईपीसी की कठोर धाराएं लगा करके उन्हें जेल में बंद किया गया। उनको आज भी उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन सन ऑफ मल्ला का हौसला और बुलंद हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि अभी तो 18 प्रतिमा लगाने पर जो है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया, अब तो हम 50,000 की संख्या में फूलन देवी की मूर्तियाँ जिले जिले में, गांव-गांव, क्षेत्र में बंटवाएंगे और 5 लाख की संख्या में लॉकेट फूलन देवी जी का और 10 लाख की संख्या में कैलेंडर जो है वह घर घर पहुंचाने का निर्णय लिए हैं। और वीआईपी पार्टी जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। हम मंडलवाद को आगे बढ़ाने का, चाहे वो पेरियारवाद हो, चाहे वो अम्बेडकरवाद हो, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग संविधान के अनुच्छेद संख्या 14(4), 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत हमारा ऐलान जंग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि संसद 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना से जो है देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जातिगत जनगणना जो है देश के हित में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जनगणना होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आए दिन खबर आप लोग भी देखते होंगे, तमाम चैनलों पर चलता है कि ब्राह्मण 14% है, कोई कहता ब्राह्मण 16% है। और सामाजिक न्याय समिति 2001 जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बनी, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सामाजिक न्याय समिति के आधार पर 54.05% ओबीसी की संख्या है और 0.06% एसटी की जनसंख्या है। एससी की जनसंख्या जो है 24.94% और सामान्य वर्ग की संख्या जो है 20.94% है। और सामान्य वर्ग में केवल ब्राह्मण नहीं आता है, उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर है, भूमिहार है, कायस्थ है, सिंधी है, अग्रवाल है, बनिया है, त्यागी है, भूमिहार जाति है। और उसमें मुस्लिम वर्ग की भी शेख, सैयद, अरशद, पठान, मुगल, मिल्की और त्यागी आते हैं और इनकी संख्या 5 से लेकर 6% है। तो कुल मिलाकर जब पूरे हिंदू सवर्णों की आबादी
16% है तो 14% ब्राह्मण के होने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। और आज जो जनगणना का विरोध कर रहे हैं वह मनुवादी ताकतें कर रही है। उसका विरोध कोई लाला कायस्थ नहीं कर रहा है, उसका विरोध कोई बनिया नहीं कर रहा, उसका विरोध वही मनुवादी कर रहा है जो एकलव्य का अंगूठा काटने का काम किया, शंभू की गर्दन कटवाने का काम किया। और हम लोगों की मांग जोरदार तरीके से है कि सेंसद 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जब बताइए ये सरकार की कैसी विडंबना है, सेंसद 2011 के आधार पर SC ST की जनसंख्या को उजागर कर दिया गया, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की कर दिया गया, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की कर दिया गया। अरे भाई जब हिजड़ों की जनगणना होती है तो अगड़ों और पिछड़ों की जनगणना से परहेज क्यों? जब डॉल्फिन की, कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, जानवरों की, हाथी की, घोड़ा की जनगणना होती है और यहाँ तक देखते हैं कि पेड़ों पर जो मार्किंग की जाती है उसका वन विभाग के द्वारा पेड़ों की जनगणना कराई जाती है, तो OBC की जनगणना कराने से क्यों सरकार भाग रही है? और सरकार को जो है हमारे एजेंडे पर आना पड़ेगा। सेंसद 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, यह पिछड़ों की मांग है। और संविधान का जो मूल भावना है उसका सम्मान तभी है जब जातिवार जनगणना हो, जनसंख्या के अनुपात में सभी जातियों को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, व्यवस्थापिका में, निजी क्षेत्रों में आरक्षण का कोटा मिलना चाहिए। और आरक्षण को लोग कहते हैं कि भीख है, बैसाखी है। आरक्षण भीख और बैसाखी नहीं, प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का एक आधार है। और लोग कहते हैं कि आरक्षण से अयोग्य का चयन होता है, आरक्षण से अयोग्य का चयन नहीं होता बल्कि डोनेशन से अयोग्य का चयन होता है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि जनगणना अगर कराई जाती है तो 5-10 साल के लिए फुर्सत हो जाएगी, लोगों को लाभ कहाँ मिल पाएगा फिर? देखिए, एक प्रक्रिया होती है कि हर 10 वर्ष में सेंसस होता है। ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में जनगणना कराया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। सबसे पहले जो जातिगत आधार पर जनगणना की रिपोर्ट आई 1881 में आई, अंतिम बार 1931 में आई। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण वह जनगणना का कार्य बाधित हो गया था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब SC ST की, धार्मिक अल्पसंख्यक की जनगणना होती है, जानवरों और पेड़ों की जनगणना होती है, तो OBC की भी जनगणना होनी चाहिए। ताकि हम तो चाहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज अपने को 14% कहता है, जनगणना हो न जाए कि ब्राह्मण 14% है कि 4% है। ये हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जब 54% OBC की आबादी है तो 27% आरक्षण क्यों? मंडल कमीशन के तहत 52.10% राष्ट्रीय स्तर पर OBC की आबादी मानी गई थी, तो इसे केवल कार्यपालिका में और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण ही क्यों दिया गया है? जब SC और ST को कार्यपालिका और विधायिका में जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या के बराबर आरक्षण कोटा मिलता है, प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलता है, तो OBC को भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में और निजी क्षेत्रों में जो है जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जैसे कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून आज तक नहीं बन पाया है, तो क्या आगे कानून बन पाएगा? जो आप बात कह रहे हैं कि आरक्षण की जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण लागू हो, क्या ऐसा हो पाएगा संभव? देखिए, जब कानून ही नहीं बन पा रहा है, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार जी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चल रही थी, सरकार गिर गई थी, जनसंघ के लोगों ने समर्थन अपना वापस लेकर के मंडल कमीशन के विरोध में सरकार से बाहर हो गए थे और 1980 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को रिपोर्ट सौंपी गई। लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। और वह रिपोर्ट जो है अलमारी में बंद थी, लेकिन जब जनता दल के नेतृत्व में BP सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं 1989 में, तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, हम लोगों के पिछड़ों वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक न्याय के महान योद्धा माननीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, दिवंगत रामविलास पासवान आदि जैसे नेताओं ने जब दबाव बनाया सरकार पर, तो 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के तहत 27% नौकरियों में आरक्षण का जो है कि निर्णय लिया गया और 13 अगस्त 1990 को रिपोर्ट लागू हुई। मैं एक घटनाक्रम बता देना चाहता हूं कि बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप लगा करके BP सिंह जी जो है केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल को लात मार करके बाहर निकलते हैं, राष्ट्रीय मोर्चा बनाते हैं, तो बड़ी जाति के लोगों ने नारा एक दिया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण दिए, तो रातों रात नारा बदल गया था कि राजा नहीं रंग का है, देश का कलंक है, मान सिख की औलाद है। और मैं बनारस में उस समय BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। मैंने मैदागिर में, सिगरा में,
लहुरापुर वीर हो, चाहे लहरतारा में मैंने देखा, भेलूपुर में देखा, BHU के गेट के सामने देखा कि गाय के ऊपर सांड, सुअर के गदहा के, भैंसा के पीठ पर नाम की पट्टिका लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के नाम की पट्टिका चिपका करके हमारे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले नायक थे उनको बदनाम करने का काम किया गया। मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण का ही रिकमेंडेशन इसलिए किया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती। पहले से 22.5% आरक्षण, 15% SC को और 7.5% ST को आरक्षण मिलता था और 27% आरक्षण देने पर 49.5% होता था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि संविधान में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को आधार बना करके जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। उसमें जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा है उसे OBC में, अगर सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के साथ साथ अछूत का व्यवहार किया जाता है उसे अनुसूचित जाति में रखा जाता है। और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग जो जंगलों में, गुफाओं, कंदराओं में रहता है उसे अनुसूचित जनजाति के कोटे में रखा गया। जब संविधान संशोधन करके आर्थिक आधार पर सवर्ण वर्ग की जातियों को जो है 10% EWS के नाम पर आरक्षण दे दिया गया, आज 49.5 से 59% आरक्षण हो गया। तो मैं अब तो सीमा टूट गई और संविधान संशोधन करे सरकार, EWS के लिए कर सकती है तो पिछड़े वर्ग को समानुपातिक आरक्षण कोटा देने के लिए अब देरी किस बात की है। और देश के प्रधानमंत्री छाती पीट करके कहा करते थे कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और राजनीति में बहुतों के लिए अछूत हूं। तो देश के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के हैं तो उनकी पिछड़े वर्ग के प्रति संवेदना जागृत होनी चाहिए और उन्हें OBC को जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, जनगणना की रिपोर्ट आएगी, सेंसस 2021 हो, 4 बरस के बाद आएगी जनगणना। और भारतीय जनता पार्टी ने वादा भी किया था, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2018 में सेंसस कमिश्नर और जनगणना विभाग के अधिकारियों की मीटिंग में कहे थे कि सेंसस 2021 में हम जातिवार जनगणना कराएंगे और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2024 में करेंगे। ठीक है, 24 में नहीं, 28 में जनगणना रिपोर्ट की उजागर आए। लेकिन मंडल कमीशन ने अगर 52.10% मान लिया था तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर 52% आरक्षण कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय समिति 2001 ने अगर 54.05% जनसंख्या हमारा माना है तो हमें 54% आरक्षण तत्काल देना चाहिए। संविधान संशोधन करना पड़े, चाहे कोई भी काम करना पड़े, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग हकमारी की नहीं, हम लोग हकदारी की बात करते हैं, हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। क्योंकि हम लोग ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे BP मंडल, कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे पेरियार EB रामास्वामी नायकर हो, चाहे रामलखन चंदापुरी और स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जैसे जो महान योद्धाओं ने, सामाजिक न्याय के महानायकों ने जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया, उसी लड़ाई को हम लोग बढ़ा करके हम लोग पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और विकासशील इंसान पार्टी उसमें मजबूती से आगे बढ़ेगी। हम लोग हकमारी की बात नहीं, हकदारी की बात करेंगे। अगर कायस्थ के साथ अन्याय होगा, किसी सवर्ण के साथ भी अन्याय होगा तो हम लोग फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग लाठी डंडा लेकर के चाहे सामंतों का मुकाबला करना हो, चाहे किसी भी आधार पर हमें अन्याय का प्रतिकार करना होगा, हम लोग जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है 19A के तहत हम लोग आंदोलन करने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। अब जैसे 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, और आपकी पार्टी भी फाइट करेगी, तो क्या है मतलब आपका उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? आगे हमारे नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का स्पष्ट कहना है, आप लोग अखबारों में और मीडिया में भी देखे होंगे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। समाजवादी पार्टी ने जो है कि 2004 में वादा किया था और प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा मल्लाह केवट बिन धीवर कार गोड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार को अगर ये आरक्षण दे दें तो हम 2022 में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाएंगे और बिना आरक्षण दिए फिर निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला दे करके हमारे समाज को ठगने का काम करेंगे। तो हम इनको गाँव से भगाने का काम करेंगे। अगर हम किसी की सरकार बना सकते हैं तो उसकी सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। और मिशन 2022 में से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी ने मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी को अनुसूचित जाति के आरक्षण का राजपत्र और शासनादेश जारी नहीं किया तो हम भारतीय जनता पार्टी के वादे पर विश्वास नहीं करेंगे। एक कहावत कही जाती है कि जब गर्म दूध से बिल्ली का मुंह जर जाता है तो अछाछ और माठा फूंक करके पीती है। अन्यथा 169 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए हैं, जहां 40,000 से लेकर 1,20,000 तक हमारे निषाद का, कश्यप का,
वोट बैंक है, वहाँ हम लोग मजबूती से अकेले भी चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाली समान विचारधारा वाली राजनीतिक दलों से हम गठबंधन करके भी चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें आरक्षण दे दे, हमारे परंपरागत अधिकारों को बहाल कर दे, तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने में, गठबंधन करके चुनाव लड़ने में कोई परहेज नहीं है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि जाति जो आप कह रहे हैं अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, ठीक, जो जातियों का आपने नाम लिए हैं जी, तो ये संभव तो नहीं है, क्योंकि जो जातियां जहां पाई गई उसी हिसाब से आरक्षण को लागू किया गया। देखिए, आपका कहना है कि समान होना चाहिए, तो ये संभव है क्या? 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति की जो पहली अधिसूचना एससी और एसटी के लिए जारी की गई, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चमार को, पासी को, डोम को, धरकार को, बसफोर को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया, उसी तरह से क्रमांक जो है कि 53 पर जो है कि हमारी मझवार जाति को रखा गया, गोंड को रखा गया। गोंड है, तुरैया है, मझवार हैं, बेलदार हैं, तो हम तो अनुसूचित जाति में शामिल करने की नहीं बात कर रहे हैं। जिस तरह से चमार को परिभाषित करके जाटव जाटवी, अहिरवार, दबकर, मोची, कुरील, दोहरा, दोहरे, नीम, पिपैल, करदम, चमकाता हैं, भगत हैं, रविदासी हैं, रैदासी हैं, शिवदसिया हैं, रमदसिया हैं, अगर उन्हें चमार और जाटव का प्रमाण पत्र मिलता है तो माझी मल्ला केवट को मझवार के नाम से, गोड़िया दुरिया कहार को जो है गोंड के नाम से, और तुरैहा धीमर तुरहा को तुरैहा के नाम से प्रमाण पत्र मिला चाहिए। हम तो क्लियरिफिकेशन चाहते हैं कि जब उनको परिभाषित कर दिया गया तो मझवार, तुरैहा, गोंड, खरवार, खैरहा, खरोट को परिभाषित करने में क्या आपत्ति होती है? हमें नए सिरे से शामिल करने की जरूरत नहीं है। अगर ठीक है, इसके लिए भी संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में यह संकल्प लिया था, भाजपा के दृष्टि पत्र में भी, चुनाव घोषणा पत्र में भी, कि कभी हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण देने का, उनका अधिकार बहाल करने का हम काम करेंगे। और 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट, मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे देश के निषाद मछुआरा जातियों को हम लोग एससी और एसटी का स्टेटस देंगे, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण देने का काम करेंगे। जब देश की राजधानी दिल्ली का मल्ला और उसकी पर्यायवाची धीमर, धीवर, झीमर, कहार और माझी, केवट को अगर अनुसूचित जाति में रखा गया है, पश्चिम बंगाल में झालो, मालो, जलिया, नामशुदा, पटनी, केवट, कैवर्ता, मल्ला, केवट, बिंदी, चाई, तीयर को अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है, उड़ीसा में जो है डेवर, धीवर, धीवरा, कैवर्ता, जल, केवट को, माझी को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के मल्ला, केवट, बिंद को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने में सरकार परहेज क्यों करती है? हमें भी संविधान के अनुच्छेद संख्या 14 के तहत समानता का व्यवहार करते हुए हमारे जैसे दिल्ली का स्टेटस है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का है, उसी तरह का स्टेटस जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के मल्ला, केवट, धीवर, कहार, गोड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार का होना चाहिए।